हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। उसके 5 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि पार्ट 2 का है और ऑलरेडी 7 लेक्चर्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज है उसका लेक्चर नंबर 8। तो पार्ट 8 चल रहा है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कैपेसिटर्स, जो कि लास्ट लेक्चर से चलता आ रहा है। तो ये लेक्चर देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। उसमें कैपेसिटर क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया है। तो कैपेसिटर से रिलेटेड फॉर्मूलेज, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग कैपेसिटर्स का रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब क्या कि कैपेसिटर हमने देखा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसके अंदर एयर होती है। अभी आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है कैपेसिटर के विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सी क्या रहेगा, मतलब कैपेसिटेंस क्या रहेगा। कैपेसिटर का विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सी क्या रहेगा। एंड कैपेसिटेंस का और क्या कंडक्टिंग स्लैब के साथ कैपेसिटेंस क्या रहेगा। ये सभी चीजें, मतलब अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हो सके तो हेडफोन लगा के बैठो, नोटबुक एंड पेन लेके बैठो, अपना टेक्स्ट बुक साथ में रखो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को टिक करते चलो। ये सभी जो इंस्ट्रक्शंस में देती हूँ उसको फॉलो करते चलो, ठीक है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। बच्चों, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड करें। उसमें सभी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे और धीरे धीरे हम लोग उसके अंदर हैंड रिटन नोट्स, पीवाईक्यूज भी अपलोड कर रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। 8.10 टॉपिक चल रहा है, टेक्स्ट बुक में आप लोग उसको टिक कर लें। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले, लेकिन मैं आपको है ना थोड़ा सा प्रीवियस ईयर जो हमने लिया, सॉरी प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस लेक्चर ऐसा मुझे बोलना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कुछ टॉपिक्स लिए थे, तो वो टॉपिक्स में एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना चाहती हूँ कि आज के लेक्चर में हम उसको यूटिलाइज करने वाले हैं। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, देखो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है इसके बारे में स्टडी किया था, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, इसकी हमने बात की थी। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है। तो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। तो जब ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन होता है, मतलब निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोगों ने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, कुछ इस तरह। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। अब यहाँ पे इसके अंदर देखो, इस साइड क्या है, कौन सा चार्ज होता है, इस साइड पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इस साइड निगेटिव चार्ज होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का। तो अभी अंदर का जो भी सब्सटेंस है, तो इसके अंदर के जो बाउंड चार्जेस है उनका भी पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होगा मतलब क्या, निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों सेपरेट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड है तो यहाँ निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है, और निगेटिव चार्ज इस साइड है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ अट्रैक्ट होता है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है बच्चों। तो अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, उसकी डायरेक्शन ये होती है। ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे रिड्यूस होती है। इसकी हमने बात की थी, ठीक है। तो ये है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बच्चों। उसके बाद हमने कंडक्टिंग मटेरियल की भी बात की थी, मतलब अगर मान लो कोई मेटल स्लैब है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। मेटल स्लैब को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, मतलब मेटल स्लैब ये कंडक्टिंग होता है। तो मेटल स्लैब
जब हम लोग इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे मेटल स्लैब को, तो क्या होगा देखो, इसको अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें क्या मिलती है, जीरो मिलती है। मेटल स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बच्चों, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसकी हमने बात की थी। ठीक है, तो बच्चों ये सभी बातें हमें यहाँ पे आज यूज करनी है, क्योंकि आज जो डेरिवेशन हम लोग डिराइव करने वाले हैं उसके अंदर ये सब कुछ हम लोग यूज करने वाले हैं बच्चों। उसके बाद देखो और एक टॉपिक में यहाँ पे रिवाइज करना चाहती हूँ, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, मतलब आई थिंक मैंने वो पार्ट 2 में आपको पढ़ाया था, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, है ना, ये टॉपिक हमने पढ़ा था, तो वो मैं आपको यहाँ पे वापस रिवाइज करना चाहती हूँ। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मेटल शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मेटल शीट क्या होता है, देखो क्या होता है, ई बार इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, ये थर्ड एप्लीकेशन था बच्चों गॉस लॉ का, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक मिनट है बच्चों, एक सेकेंड। तो बच्चों ये एक एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ गॉस लॉ। तो ये सभी चीजें आज यूज करके हम लोग आज का टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इसकी आज हम लोग बात करने वाले हैं। मतलब हम लोग पैरेलल प्लेट्स लेंगे, उसके अंदर कुछ भी मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट नहीं करेंगे एंड देन उसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दो प्लेट्स कंसिडर करेंगे। तो ये एक प्लेट है एंड ये दूसरी प्लेट है, ओके, ये दो प्लेट्स हमने कंसिडर की, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। तो प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर, माइनस क्यू चार्ज है। इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ऑलरेडी हमने कैपेसिटेंस की बात की है, ऑलरेडी आपको पता है इसके बारे में। जो प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और इस साइड कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है, पता है आपको। और इसको हमने क्या किया है, ग्राउंड किया है, दोनों प्लेट्स को हमने सेपरेट किया है विद द डिस्टेंस d। तो बच्चों इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार रहेगी, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, ऐसी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इसको हमें डिराइव करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है, तो पॉइंट वाइज हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। कंसीडर टू मेटल प्लेट्स, कंसीडर टू मेटल प्लेट्स having charges plus q and minus q, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। अब बच्चों ये जो मेटल प्लेट्स है इसका जो आउटसाइड चार्ज रहेगा, मतलब आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो जीरो रहेगी, क्योंकि देखो ये जो मेटल प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो मेटल प्लेट है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनेगी, मतलब ई बार इज इक्वल टू जीरो रहेगा, यहाँ पे ई बार इज इक्वल टू जीरो रहेगा, तो दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड outside the metal plates क्या होगी, ई बार इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये रहेगी आउटसाइड द मेटल प्लेट, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड रहेगी, निगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड रहेगी, सेम यहाँ निगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड रहेगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड रहेगी, इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो रहेगी। अब बात करते हैं इनसाइड की,
यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, देखो मान लो मैं मिडल पॉइंट पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेती हूँ, कोई इस मिडल पॉइंट पे लेते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से मेटल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी, निगेटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the metal plates is क्या होगी, देखो E बार इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अंदर की डायरेक्शन में वो प्लस होगी क्योंकि दोनों भी सेम, नो सॉरी, आई एम सो सॉरी बच्चों, मैंने क्या किया यहाँ पे गलती पता है, मैंने इसको एक ही डायरेक्शन में दिखाना चाहिए था, है ना। दोनों पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन, निगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव मतलब आउटवर्ड है, निगेटिव मतलब इनवर्ड है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी, तो ये प्लस रहेगा, दोनों ऐड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐड होगी। सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम सो सॉरी। तो ई बार इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे सिग्मा प्लस सिग्मा बेस सेम है, तो ये बनेगा 2 सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ 2 कैंसिल होता है एंड ई कितना बनेगा, यहाँ पे ई बार इज इक्वल टू बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये मुझे ई बार मिलता है। अब बच्चों इस ई बार को, इसको हम नाम देके रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सिग्मा का फॉर्मूला पुट कर देती हूँ। सिग्मा पता है, सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा इज नथिंग बट द सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको याद होगा मैंने बताया था, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला हम लोग इसके अंदर पुट करते हैं, तो क्या बनेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा मतलब Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये मुझे मिलता है E का फॉर्मूला, इसको मैं नाम देके रखती हूँ इक्वेशन नंबर 1। बच्चों अभी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी तो है, एक साइड में प्लस क्यू चार्ज है, दूसरी साइड में माइनस क्यू चार्ज है, तो इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, देखो फोर्थ पॉइंट लिखो, द पोटेंशियल डिफरेंस between the plates is क्या होंगे, V इज इक्वल टू, V का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली दोनों का रिलेशन क्या होता है E एंड V का, वो मैं पहले बता देती हूँ आपको। E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन D, ये रिलेशन है दोनों का। ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो V इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, E इंटू डी। तो यहाँ E का फॉर्मूला में पुट करती हूँ, तो क्या बनेगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, ये मुझे मिलता है V का फॉर्मूला। अब इसका यूज करके हम लोग कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं, तो यहाँ मैं कैपेसिटेंस निकालती हूँ। देखो क्या बनेगा कैपेसिटेंस, नेक्स्ट पॉइंट कितना नंबर है अभी, V दैट इज 4th। अब देखते हैं 5th नंबर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक चल रहा है बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज क्या होगा, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो V का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, क्या है V का फॉर्मूला देखो जरा, दैट इज Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यहाँ Q कैंसल हुआ, तो C इज इक्वल टू क्या मिलता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ओके, ये मुझे मिलती है कैपेसिटेंस की वैल्यू। समझ में आया सबको। तो बच्चों ये कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, मतलब उसके अंदर हम लोग एयर माइका कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट नहीं करेंगे। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक अगर आपको यूज करना है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ठीक है।
बच्चों ये हो गया अभी विदाउट डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला। ऐसे ही मैं अभी आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजेस होंगे इसकी हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस क्या रहेगा। अब मैं क्या करती हूँ, सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। मतलब यहाँ पे वापस दो मेटल प्लेट्स हम लोग लेने वाले हैं, मेटल प्लेट ए एंड मेटल प्लेट बी। ओके, प्लस क्यू माइनस क्यू। इन दोनों मेटल प्लेट्स के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंसर्ट किया। ओके, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा एंड यहां निगेटिव चार्ज रहेगा। बट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर की साइड में क्या रहेगी, पॉजिटिव चार्ज एंड यहां निगेटिव चार्ज। तो बाहर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार रहेगी एंड अंदर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में रहेगी। तो ये इसको मैं ई नाम से डिनोट करती हूँ और इसको मैं ईपी बार से डिनोट करती हूँ। तो हमें पता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंसर्ट करने के बाद उसका जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड होती है। इसकी हमने ऑलरेडी बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड होगी, कितनी रिड्यूस्ड होगी उसकी अभी हम लोग बात करने ही वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अभी देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, d, एंड इसका मान लो इसका थिकनेस हमने लिया t, तो t जितने थिकनेस से वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी। मतलब उतना अभी डेरिवेशन में आपको बताऊंगी कि कितने अमाउंट से वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है, उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम लोग लेते हैं कंसीडर, वही वैसे ही पॉइंट हम लोग लिखेंगे, कंसीडर टू मेटल प्लेट्स having charge plus q and minus q and having capacitance C इज इक्वल टू, अभी हमने डिराइव किया कितना होता है, उसको मैं ओरिजिनल C0 के नाम से बताती हूँ, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हुआ। इसकी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी बच्चों, ऑलरेडी हम लोगों ने डिराइव की, कितनी है इसकी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। वो भी हम लोग लिख लेते हैं। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इज कितनी है, E0 इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों हमने विदाउट डाइलेक्ट्रिक लिए थे, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट, नाउ इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब of thickness T which is less than D in between the two plates, two plates, ओके। तो ये दो प्लेट्स के बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे बच्चों, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस्ड होगी, इसकी ऑलरेडी हमने बात की थी। तो उस वक्त उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, देखो, ड्यू टू पोलराइजेशन, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ड्यू टू पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड EP, इसको मैं E0 से डिनोट करती हूँ, EP also developed inside the dielectric slab। ऐसे ही आप लोग आंसर लिखोगे बच्चों, developed inside the dielectric slab
डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या बनेगी, 5th पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द, रिड्यूस्ड हुई ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्लैब इज क्या बनेगी, ई बार इज इक्वल टू ई पी माइनस ई जीरो बार। ओके, तो ये रिड्यूस्ड होती है बच्चों, कितनी पता है आपको, ई जीरो बाई के से ये क्या होती है, रिड्यूस्ड होती है। आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये रिड्यूस्ड होती है। तो अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिलेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से भी मिलेगा, एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से भी हमें यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अब देखो बच्चों, जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये ई जीरो की हम लोग बात कर रहे हैं, ये ई जीरो जो है, ई जीरो की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो डिस्टेंस पहले हमने कितना लिया था, डी जितना डिस्टेंस लिया था, अब मैंने उसका टी जो डिस्टेंस है उसको मैंने माइनस कर दिया, तो बचा हुआ डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस अभी माइनस किया और बची हुई जो रहेगी उसकी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था हमारा, ई इंटू डी था ना, तो अभी ये इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसका अलग फॉर्मूला रहेगा, उसमें और ऐड करनी पड़ेगी हमें, कौन सी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली उसकी, वो भी हमें यहाँ पे ऐड कर ली। मतलब ये प्लेट की, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, एंड आउटर जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐड होगी। मतलब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला बताती हूँ तो समझ में आएगा, मैं जो बताने की कोशिश करी, थोड़ा सा क्रिटिकल है ये, इसको आप बहुत अच्छे से सुनना है और कॉन्सेंट्रेट करके सुनना है तो समझ में आएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे ही लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, अभी क्या बनेगा देखो, इज V इज इक्वल टू ई डी है ना, तो V इज इक्वल टू E, अभी मैं E जीरो लेती हूँ पहले, तो E जीरो, इसका डिस्टेंस देखो क्या बनेगा, ये टोटल D है लेकिन उसमें से मैंने थिकनेस T माइनस कर दिया। ओके, ये बना किसका, आउटसाइड। इनसाइड क्या बनेगा, अभी इनसाइड सोचो, इसको मैं रफ करती हूँ, इनसाइड क्या बनेगा बच्चों, ये जो EP है, EP मतलब ये वाला, प्लस EP मतलब अभी में मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी पड़ेगी, वहां पे E ऑफ T मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। बट E ऑफ T कितना है बच्चों, दैट इज E जीरो बाई के है, ये देखो E ऑफ T मतलब E कितना है यहाँ, E जीरो बाई के, तो यहाँ पे मैं E जीरो बाई के पुट करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, E जीरो इंटू डी माइनस टी एज इट इज मिलेगा, प्लस E की जगह पे मैं लिखती हूँ E जीरो बाई के, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी रिड्यूस्ड हो गई है, कितनी रिड्यूस हो गई, E जीरो बाई के से रिड्यूस्ड हो गई, ठीक है, ऑफ T। तो इन दोनों में से मैं E जीरो कॉमन निकाल सकती हूँ, तो V मुझे कितना मिलेगा, E जीरो इन ब्रैकेट D माइनस टी प्लस T डिवाइड बाई के, ये मुझे मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में पुट करके हमें क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस। तो E जीरो का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट D माइनस टी प्लस T अपॉन के, ये मुझे मिला V। ओके, अब बात करते हैं बच्चों कैपेसिटेंस की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कैपेसिटेंस। देखो ये 6 तक पोटेंशियल डिफरेंसेस हमने यहाँ तक निकाला, अब हम बात करते हैं 7th पॉइंट की, दैट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। तो C इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, Q डिवाइड बाई V कितना है यहाँ पे, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ओके, तो ये V का फॉर्मूला पुट किया, Q यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो C इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो बच्चों ये मुझे मिलता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। देखो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था हमारा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई T, मतलब यहाँ D जो है, D यहाँ पे एज इट इज है, डिस्टेंस पूरा हमें मिल रहा है,
अगर ये वैल्यू डिक्रीज होती है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि डिवाइड बाय है वो, और अगर ये वैल्यू इंक्रीज होती है तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला मिलेगा, देखो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है मतलब डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और डिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, यहाँ पे नोट आप लोग लिख सकते हो, देयरफॉर capacitance of the capacitor increases after inserting dielectric between the metal plates, dielectric between the metal plates। तो बच्चों सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो एंड देन इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी देखो विदाउट डाइलेक्ट्रिक हो गया, विदाउट डाइलेक्ट्रिक का मुझे क्या मिला, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। विथ डाइलेक्ट्रिक पुट किया तो D माइनस हो गया। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं कि मेटल स्लैब, तीनों की बात की थी ना हमने, अब हमने मेटल स्लैब इंसर्ट किया दो प्लेट्स के बीच में। ओके, तो क्या मिलेगा देखो। तो बच्चों अभी यहाँ पे जो हमने, एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमने मेटल प्लेट्स ली है, दिस इज प्लेट ए, दिस इज प्लेट बी, इन दोनों के बीच में जो मेटल प्लेट्स ली है वो मेटल प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बताया था आपको, कंडक्टिंग स्लैब होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, 0 बनेगी। इनसाइड कोई भी मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। मतलब अभी मुझे यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो चेंज बस इतना सा रहेगा। क्या चेंज रहेगा मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, ये मैंने क्या लिया था, ड्यू टू दैट स्लैब ऑल्सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर की थी, है ना, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे कंसिडर की है। बट अभी अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो ये E0 है, इसका मतलब ये टर्म यहाँ पे आएगी नहीं, बस इतना डिफरेंस होगा। तो ये मैं यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ। देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लेती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, E0 D माइनस टी, ठीक है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे लिखती हूँ। नाउ एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको कंसिडर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है ना बच्चों, वो देखो आप लोग पीछे जैसे लिखा है सेम वैसे ही लिखोगे आप, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस उसके आगे यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस का पॉइंट है ना, इसके आगे आप लोग कंटिन्यू करोगे एज इट इज। बस क्या लिखना है वो मैं आपको बता दी। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस between the metal plates is क्या होगा, V इज इक्वल टू E इन ब्रैकेट D माइनस टी। ओके, ये पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा मेटल प्लेट्स के। यहाँ पे E प्लस E ऑफ टी भी है, लेकिन ये कितना है, 0, तो ये 0 बनेगा। मतलब V इज इक्वल टू मुझे बस मिलेगा E0 चाहिए, सॉरी, E0 इंटू डी माइनस टी। तो E0 कितना है बच्चों, E0 इज इक्वल टू है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ऑलरेडी हमने इसकी बात की है। तो मैं यहाँ पे अभी वो पुट करती हूँ, तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। तो यहाँ कैपेसिटेंस अभी आगे क्या बनेगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ V की वैल्यू में पुट कर देती हूँ, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय V कितना है वो पुट करो,
क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट डी माइनस टी। तो यहाँ क्यू क्यू कैंसिल होगा, सी इज इक्वल टू मुझे मिलेगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी। तो बच्चों यहाँ पे कितना अमाउंट में कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, देखो मैं आपको बताऊं, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी है ही, है ना। तो डी अगर मैं कॉमन निकालू तो मुझे क्या मिलेगा, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, यहाँ से कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस टी अपॉन डी। ओके, डी मैंने कॉमन निकाला तो ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या बनेगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डिवाइड बाय 1 माइनस टी अपॉन डी। ओके, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किसकी वैल्यू है, सी नॉट की, तो इसकी जगह पे मैं पुट करती हूँ सी नॉट। मतलब क्या बनेगा, देखो सी इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस टी डिवाइड बाय डी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, सी नॉट अपॉन डी माइनस टी डिवाइड बाय डी। ओके, तो बच्चों ये जो फॉर्मूला बना है यहाँ से हमें पता चलता है कि सी नॉट जो है ओरिजिनल है, ओरिजिनल की वैल्यू, और डिवाइड बाय डी है, डी यहाँ पे वापस क्या हो गया, माइनस हो गया। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि सी जो है दैट सी इंक्रीजेस टू सी नॉट, सी नॉट से वो वैल्यू बढ़ गई है ना। ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। मतलब अगेन कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग मेटल स्लैब। मेटल स्लैब पुट करने के बाद भी कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। द कैपेसिटेंस increases after introducing metal slab, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग मेटल स्लैब। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद भी कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, मेटल स्लैब इंसर्ट करने के बाद भी कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। अभी मैं आपको दो केसेस यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। दो केसेस देखो। सबसे पहली केस, फर्स्ट, अभी देखो सी का फॉर्मूला हमने क्या देखा है, क्या होता है सी का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी होता है ना। अभी यहाँ पे कैपेसिटेंस मान लो मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए लूँ, मतलब हमने कुछ तो भी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का स्लैब वहां पे इंसर्ट किया, तो फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये वैल्यू क्या बनेगी, फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आई एम सो सॉरी स्टूडेंट, इज इक्वल टू होता है के। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है के। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, एप्सिलॉन नॉट के। तो अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया तो मुझे एप्सिलॉन लेना पड़ता है, मतलब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। तो एप्सिलॉन की जगह पे मैं ये फॉर्मूला पुट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ओरिजिनल कैपेसिटर का है, तो सी मुझे मिलता है के इंटू सी जीरो। सी जीरो का फॉर्मूला ये है। तो इससे हमें पता चलता है कि सी की वैल्यू कितने बढ़ती है, के से बढ़ती है। ओरिजिनल कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक के सी की वैल्यू के से इंक्रीज होती है। ये पहला केस। दूसरा केस, अगर मैंने यहाँ पे कंडक्टिंग स्लैब लिया, कंडक्टिंग स्लैब के लिए हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया, सेकेंड पॉइंट, फॉर कंडक्टिंग स्लैब, फॉर कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब के लिए के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, हमें पता है। अगर नहीं पता आप लोग याद रखो, कंडक्टिंग स्लैब के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो हमें सी क्या मिलेगा, देखो सी का फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। तो यहाँ के की वैल्यू कितनी है, 0। तो सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी। यही तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ना। तो आप ऐसे करो या फिर वैसे करो, फॉर्मूला हमें वही मिलने वाला है। अभी हमें मैंने थोड़ी देर पहले डिराइव करके दिया था, ये फॉर्मूला आपको एज इट इज वही फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो बच्चों इसको और कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट, अगर मैंने डी कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस टी अपॉन डी, है ना। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी मतलब कितना बनेगा, सी नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस टी अपॉन डी।
तो ये क्या बनेगा, डी माइनस टी, 1 हम लोग कर सकते हैं डी माइनस टी अपॉन डी इंटू ये क्या बनेगा सी नॉट। डी अगर मैं ऊपर शिफ्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो C इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी माइनस टी इंटू सी नॉट। मतलब कंडक्टिंग स्लैब के लिए हमें ये फॉर्मूला मिलता है एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए हमें ये फॉर्मूला मिलता है। कंडक्टिंग स्लैब के लिए वैल्यू कितनी से बढ़ती है, डी अपॉन डी माइनस टी से बढ़ती है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए के से बढ़ती है। आया समझ में सबको? तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका प्रीवियस ये भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, मेटल स्लैब का, मेटल प्लेट का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों सभी फॉर्मूलेज हम लोगों ने, ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वो सभी मैंने आपको यहाँ पे डिराइव करके दिए हैं। अभी आके हम लोग और कुछ फॉर्मूलेज डिराइव करने वाले हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, अभी मान लो यहाँ पे और एक फॉर्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ और उसके बाद है ना इस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला देखो क्या है, अगर मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स n डाइलेक्ट्रिक स्लैब से जिनका थिकनेस T1, T2, T3 है, n डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल किए, मतलब क्या किया देखो, मान लो यहाँ पे एक टर्मिनल लिया A, ओके, और उसके अंदर K1, K2, K3 अप टू Kn ऐसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स रखे, K1, K2, K3 अप टू Kn डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स। मतलब उसके अंदर हमने थिकनेस कितना, इसका थिकनेस है T1, इसका थिकनेस है T2, इसका थिकनेस है T3, इसका थिकनेस है Tn, ओके, और ये पॉइंट मैंने नाम दिया इसको B। तो बच्चों ये जो अरेंजमेंट होता है ये बिहेव करता है जस्ट लाइक n इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज के जैसे, ओके। ये जो अरेंजमेंट है ये किसके इक्विवेलेंट होती है, n कैपेसिटर्स इन सीरीज के जैसे ये इक्विवेलेंट होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन अरेंजमेंट इज इक्विवेलेंट टू n capacitors in series, ओके। इसका मतलब हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, देखो C इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बनता है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन Tn अपॉन Kn, ओके। ये मुझे मिलता है कैपेसिटेंस। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका यूज करके मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने वाली हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे अभी मैंने क्या किया था, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब n डाइलेक्ट्रिक स्लैब n थिकनेस के हमने इंसर्ट किए थे। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अलग अलग एरिया के कुछ अलग अलग एरिया की प्लेट्स हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं, मतलब A1, A2, A3, और इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K1, K2, K3 वो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो क्या होगा देखो, n पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर विथ प्लेट एरियाज A1, A2, A3, An। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या बनेगा देखो, अब मुझे यहाँ एप्सिलॉन नॉट तो सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन A1, K1 हमें करना पड़ेगा, डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय डिस्टेंस d बनेगा, है ना, डिस्टेंस तो सेम है मान लो, प्लस एप्सिलॉन नॉट A2, K2 डिवाइड बाय d, सिमिलरली एप्सिलॉन नॉट A3, K3 डिवाइड बाय d, और ऐसे कितनी प्लेट्स होंगी, एप्सिलॉन नॉट An, Kn डिवाइड बाय d। तो अब एप्सिलॉन नॉट एंड d में कॉमन निकालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d मैंने कॉमन निकाला,
A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3 एंड सो ऑन AN KN। ओके बच्चों, यहाँ पे मान लो ये सभी एरियाज जो है वो इक्वल है, मतलब A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A1। पहले तो हम इसकी एडिशन करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। मान लो ये सभी एरियाज जो है वो इक्वल है, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू क्या है, A मान के चलते हम लोग, ये सभी क्या है, A है। तो यहाँ पे A1 की जगह पे ये सभी इक्वल है, तो मैं A2 की जगह पे A1 पुट करती हूँ, A3 की जगह पे A1 पुट करती हूँ, AN की जगह पे A1 पुट करती हूँ, मतलब A1 प्लस A2 A1 प्लस ये सभी A1 बनेंगे, A1 प्लस अप टू क्या बनेगा, AN इज इक्वल टू टोटल एरिया कितना है, A। तो ये कितना होगा, दैट इज इक्वल टू N इंटू A1 बनेगा इज इक्वल टू A। तो यहाँ मुझे A1 इज इक्वल टू क्या मिलता है, A डिवाइड बाई N। इसका मतलब ये A की जो वैल्यूज है इसकी जगह पे हम लोग A डिवाइड बाई N यहाँ पे पुट कर सकते हैं, मतलब कैपेसिटेंस क्या मिलेगा। इतना डिराइव करने की जरूरत नहीं, इसका डेरिवेशन तो आपको पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसकी बजाय A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D इंटू N इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बनेगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू KN। ओके ये मुझे फॉर्मूला मिलता है कैपेसिटेंस का, मतलब जब हम n पैरेलल प्लेट्स यहाँ इंसर्ट करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा अलग अलग एरिया की, और यहाँ पे जब अलग अलग थिकनेस की प्लेट्स हम लोग इंसर्ट करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। तो बच्चों इन्हीं दो फॉर्मूलेस का यूज़ करके हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। देखो न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है, लेकिन जेई लेवल का है, सिंपल तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन जेई लेवल का न्यूमेरिकल है, लेकिन आपके एक्सरसाइज का है, इसको स्टार करो। तो क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे इन्होंने K1 K2 K3 ऐसे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स रखे। मैंने क्या बोला था, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब सीरीज के जैसे बिहेव करते हैं ना। तो यहाँ 3 कैपेसिटर से ऐसे हम लोग मानेंगे, वो भी सीरीज में कनेक्ट किए, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालने के लिए बोला है। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या किया है, एक कैपेसिटर यहाँ K1 कनेक्ट किया, K2 एंड K3 यहाँ पे कनेक्ट किया, तो ये दोनों सीरीज में है और उसको ये पैरेलल में है। तो पहले हमें इसका सीरीज का कैपेसिटेंस निकालना होगा एंड देन पैरेलल का निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले है ना C1 निकाल लेती हूँ। C1 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C1 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट K1, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो हमें K1 लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट K1 और डिस्टेंस कितना है D/3। इसका मतलब C1 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K1 डिवाइड बाय D/3 मिलेगा। तो C1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 इंटू A एप्सिलॉन नॉट K1 डिवाइड बाय D। सिमिलरली C2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, K2 यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइड बाय D/3, मतलब C2 इज इक्वल टू मिलेगा 3 इंटू A एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइड बाय D। सिमिलरली C3 इज इक्वल टू मिलेगा A एप्सिलॉन नॉट K3 डिवाइड बाय D/3। सो C3 इज इक्वल टू मिलेगा 3 इंटू A एप्सिलॉन नॉट K3 डिवाइड बाय D। ओके तो ये C1 C2 C3 की वैल्यूज हमें मिल गई। अब मुझे इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना मतलब वहाँ पे 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हम लोग लिखेंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 कितना है, 1/3A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D। ओके प्लस 1/C2 कितना है, 3A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D। एंड 1/C3 कितना है, 3A एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D। तो ये D सबका ऊपर शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा, 1/CS इज इक्वल टू, सबको सॉल्व करते हैं अभी, D अपॉन 3 इंटू A एप्सिलॉन नॉट K1
प्लस डी अपॉन, ये डी ऊपर शिफ्ट होगा, डी अपॉन 3 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट K2। समझ में आ रहा है बच्चों क्या किया? यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज किया है, बस उनका डिस्टेंस जो है वो मैंने पुट किया है, K1 D/3, K1 तो D/3 का 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D, जेई लेवल का क्वेश्चन है। देन K2, C2 के लिए K2 आएगा, D/3 सबके लिए सेम है और एरिया भी सबके लिए सेम वहां पे दिया है उन्होंने, D/3, 3 यहाँ ऊपर शिफ्ट होगा, 3A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D, C3 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D/3, 3A एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D। तो इन सबको हमने पुट किया और यहाँ पे अभी उसको बस सॉल्व करना है वैल्यू पुट करके, आगे कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, ये बनेगा D अपॉन 3A एप्सिलॉन नॉट K3, ओके। तो अभी K1, K2, K3 की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। ये कितनी है 1, 3, 6, ये पुट कर दो। 1 अपॉन CS इज इक्वल टू D अपॉन 3A एप्सिलॉन नॉट, K1 की वैल्यू है 1, प्लस D अपॉन 3A एप्सिलॉन नॉट, K2 की वैल्यू है 3, प्लस D अपॉन 3A एप्सिलॉन नॉट, K3 की वैल्यू है 6। ये कितनी बनेगी देखो, 3A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 3 3 9 होगा, 6 3 18 होगा, है ना। तो अभी यहाँ मतलब क्या, मुझे 18 लाना है राउंड ऑफ करके, तो कितना बनेगा 1 अपॉन CS इज इक्वल टू, क्योंकि ये 9 है, ये 18 बन सकता है, ये 18 बन सकता है, 18, तो बेस सबका सेम बनेगा, तो हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 18 लाने के लिए मैं क्या करती हूँ, 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये बनेगा 6D डिवाइड बाई 6 3 18A एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये क्या बनेगा, 3 3 9 ऑलरेडी है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 बनेगा, बेस सेम कर लेते हैं बच्चों। तो 2D डिवाइड बाई 18 एप्सिलॉन नॉट, 2D डिवाइड बाई 18 एप्सिलॉन नॉट, 18A एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली यहाँ पे तो 18 ही है, 6 3 18, मतलब यहाँ कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, D डिवाइड बाई 18A एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये क्या बनेगा देखो, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 6D, 6 प्लस 2 कितना होगा, ये सबको ऐड करेंगे हम लोग, 6D प्लस 2D प्लस D डिवाइड बाई 18A एप्सिलॉन नॉट, 6 8 9, 9D डिवाइड बाई 18A एप्सिलॉन नॉट, ओके। मुझे लगता है पेज चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा बचा है बट कर लेते हैं, चलेगा। देखो कितना आया आंसर, कितना आया आंसर यहाँ पे, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 9D अपॉन 18A एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 9D 18A एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये कितना बनेगा, 1 CS इज इक्वल टू बनेगा 18A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 9D, तो 9 1 9, 9 2 तो CS की वैल्यू मुझे मिलती है 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये मिलता है बच्चों CS का फॉर्मूला। देखो एक मिनट, लेट मी चेक द आंसर, करेक्ट है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। यस करेक्ट है, 2A एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बच्चों क्या किया, सीरीज में होते हैं जब ऐसे कैपेसिटेंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब n कैपेसिटर्स, उनके अंदर डाइलेक्ट्रिक n डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या फॉर्मूला आएगा, तो ऐसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर सेकेंड डायग्राम हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो सेकेंड डायग्राम में अभी क्या है, A/2 एरिया यहाँ पे चेंज हुआ है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। K2 कितना है, इसको मैं C2 नाम देती हूँ, इसको मैं C3 नाम देती हूँ। C2 एंड C3 सीरीज में है ना, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं आगे का, सेकेंड है ना। C2 एंड C3 सीरीज में है, तो C2 क्या है, A/2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया चेंज है अभी, और डिस्टेंस कितना है K भी लेना पड़ेगा, K2, और डिस्टेंस कितना है बच्चों D/2, तो यहाँ पे आएगा D/2 है ना। तो ये by2 कैंसिल हो रहा है, तो क्या मिलेगा, C2 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, K2 की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, कितनी है 3, तो ये 3A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय कितना बना D।
सिमिलरली C3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, A/2 एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D/2। तो ये 2 यहाँ पे कैंसिल होता है, तो C3 इज इक्वल टू मिलता है कितना है वो 6A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। ओके, C2 एंड C3 दोनों भी क्या है, सीरीज में है, तो क्या बनेगा, पहले हम उसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। CS इज इक्वल टू 1/CS इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। तो क्या बनेगा, देखो 1/CS इज इक्वल टू 1/C2 कितना है, 1/C2 है 1/3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस 1/C3 कितना है 1/6A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो 1/CS इज इक्वल टू कितना है D डिवाइड बाय 3A एप्सिलॉन नॉट प्लस D, ये D ऊपर जाएगा, ये D ऊपर जाएगा, 6A एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पे 6 चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से डिवाइड करूँगी, तो 1/CS इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2D प्लस D डिवाइड बाय 6A एप्सिलॉन नॉट, मतलब कितना होता है 3D अपॉन 6A एप्सिलॉन नॉट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6A एप्सिलॉन नॉट। 1/CS इज इक्वल टू D डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, तो CS इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय T। ये अभी तक मुझे बस CS की वैल्यू मिली, टोटल कैपेसिटर की वैल्यू निकालना बाकी है। तो ये CS हमने निकाला किसके लिए, बस इसके लिए, तो इसकी वैल्यू मिली। अभी मैं इसके लिए निकालती हूँ, K1 C1 रहेगा, C1 को और CS को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो दोनों की एडिशन होगी, तो इसके लिए वापस मुझे एक एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ेगा। तो C1 इज इक्वल टू क्या है, C1 इज इक्वल टू देखो क्या है A/2 एप्सिलॉन नॉट K1, A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 डिवाइड बाय D/2। यहाँ 2 कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा C1 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, K1 कितना है यहाँ पे, K1 है 4, D/2 नहीं है, यहाँ D है ना, ये D/2 नहीं, ये D है। एक मिनट, लेट मी करेक्ट दिस, एक सेकेंड, हाँ यहाँ D है बस, तो ये A/2 एज इट इज रहेगा, ये कट नहीं होगा। A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 डिवाइड बाय यहाँ बस D है, तो कितना होगा A एप्सिलॉन नॉट, K1 कितना है बच्चों, K1 है 4, K1 है 4A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 2D, तो ये 2 2 जा 4 बनेगा। C1 इज इक्वल टू 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। तो C1 की वैल्यू मिली, CS की वैल्यू, इन दोनों को अभी हमने क्या किया है, इन दोनों को अभी हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, ये सीरीज में हमने निकाला, फिर अभी इन दोनों को पैरेलल का कनेक्शन हमें देना है। मतलब क्या करना है आपको, C टोटल इज इक्वल टू C1 प्लस CS करना है पैरेलल के लिए। तो देखो पैरेलल में क्या मिला था, ये CS कितना मिला 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो वो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सिमिलरली ये भी कितना है सेम, प्लस 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये मुझे मिलता है C टोटल। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा 2 + 2 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ओके, ये मुझे मिलता है C टोटल। ओके, तो बच्चों ऐसे 2 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक आज का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, डेरिवेशंस थोड़े से टफ थे। तो बच्चों लेकिन आप लोग बार बार राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर आएगा। अब इस चैप्टर का है ना छोटा सा पार्ट बचा है, वो छोटा सा पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, सभी टॉपिक्स कवर होंगे, टेंशन मत लो। एग्ज़ाम नज़दीक आई है तो उसके हिसाब से टाइम टेबल ही बनाओ। वैसे मैं एक वीडियो वैसे बना के अपलोड करने ही वाली हूँ कि रिवीजन लेक्चर्स कैसे करें, ठीक है। बट आप लोग भी पढ़ाई करते रहो, अपने हिसाब से करो, नोट्स निकालो, हैंड रिटन नोट्स बनाओ और खुद का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो।
तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।